स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना एमडी कैट फिजिक्स टॉपिक नंबर 5 ऑसिलेशंस को हम शुरू करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन एक ट्रिकी जो है टॉपिक है। इसके अंदर कंटेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है, कंटेंट भी जो है लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन की डोमेन जो है ये बहुत वास्ट है। इसीलिए आपने एक एक पॉइंट को समझना है, लेक्चर को बहुत तवज्जो के साथ देखना है। आज का जो लेक्चर है इसमें मैंने क्रैमिंग पॉइंट्स और फार्मूलास को हाईलाइट किया हुआ है। आज के लेक्चर में आपको जो है असाइनमेंट में एंड पे बताऊंगा कि आपने किन चीज़ों को करना है। लेक्चर के अंदर मैंने एमसीक्यूज शो नहीं किए हुए, एमसीक्यूज मैं आपको सेपरेट जो है वो सेंड करूंगा, लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है, वीडियो लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है और अपने पॉइंट्स जो हैं वो आपने लिखने हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बुक के ऊपर आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी आज का हमारा लेक्चर कंटेंट क्या है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। उसके अलावा हम पैरामीटर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन देखेंगे। पैरामीटर्स में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसकी इक्वेशंस क्या हैं, एक्सेलरेशन की इक्वेशंस क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट की कौन सी हैं। इस तरह से आपने इन तमाम कंटेंट को अच्छी तरह से डिस्कस करना है। अब ये देखें, सबसे पहले आपने जो की पॉइंट्स हैं, जो कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उनको डिस्कस कीजिए। ये देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये स्पेशल केस है जी ऑसिलेटरी मोशन का। पहली इंपॉर्टेंट बात, पहला एमसीक्यू, स्पेशल केस का मतलब क्या है। स्पेशल केस का मतलब ये है कि हर ऑसिलेटरी मोशन अब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। ऑसिलेटरी मोशन का एक खास केस जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो यहां से जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यू ये है कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन हो सकती है, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। इसके साथ हम अगला स्टेप देखते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है और एक्सेलरेशन है। देखें यहाँ पे दो चीजें हैं, रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये आप समझ लें कि ये मेन असूल है किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि रिस्टोरिंग फोर्स या जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ये इंतहाई अहम बात है। मतलब आप ये समझ लें कि हर वो मोशन जो इस चीज को सेटिस्फाई करेगी, किस चीज को, कि जिसके अंदर फोर्स और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन होंगे, वही मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। यही वजह है कि इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में इस तरह से लिखते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, इसी तरह एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब हर वो मोशन जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी वो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन, वो हमारे पास जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। अब ये देखें जी, ये हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ हैं। ये ग्राफ आप एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये देखें जी, ये आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये मीन पोजीशन से लाइन गुजर रही है, यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो वेरी कर रही है। तो याद रखिएगा, ये आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, कैन एक्सेलरेशन भी जीरो। तो आप जानते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करती है और एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है। एक्सेलरेशन कहाँ जीरो होगी, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे जीरो होगी, ठीक है। अब अगली बात जो है ये एमसीक्यू है, ये भी आ चुका है, इस पॉइंट को भी आपने देखना है। वो पॉइंट ये है कि रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन और फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वो आपको पूछ सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में किन क्वांटिटीज की रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो आपने कहना जी फोर्स की डिस्प्लेसमेंट के साथ रेशियो ले लें या एक्सेलरेशन की डिस्प्लेसमेंट के साथ रेशियो ले लें, तो हमेशा जो आंसर है वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। नेक्स्ट, एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन।
कुछ मोशंस होती हैं वो अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं कि हर जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पीरियोडिक होगी, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जो घड़ी की सुइयां हैं, ठीक है जी, इनकी जो मोशन है ये पीरियोडिक है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ये एक पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। लेकिन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो पीरियोडिक होती है, क्योंकि बॉडी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान क्या करता है, ऑसिलेट करता रहता है। तो इस तरह की जो मोशन है इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो याद रखिएगा बॉटम लाइन पॉइंट क्या है कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक इन नेचर होगी, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो है जी हमारे पास कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये मैं बता चुका हूं। लास्ट है जी, ये जो लास्ट पॉइंट है ये है हमारे पास एक आर्टिकल है, रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये वो आर्टिकल है जो बच्चों को समझ नहीं आता, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ एक लाइन के अंदर मैं ये सारा टॉपिक डिस्कस करूंगा। एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है, वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। अगर आप उस पॉइंट की प्रोजेक्शन ले लोगे रेफरेंस डायमीटर के ऊपर, तो वो जो प्रोजेक्शन है वो डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी, जबकि जो ऑब्जेक्ट है वो खुद सर्कल के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये जो मोशंस हैं ये एक जैसी मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसी है। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसकी जो प्रोजेक्शन है वो रेफरेंस डायमीटर के ऊपर क्या करती है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। तो यही बात यहाँ मेंशन की हुई है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द डैश ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपने कहना है प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहां बनाई हुई है, ये आप देख सकते हो कि ये एक पॉइंट P है। ये पॉइंट P जो है ये सर्कल के अंदर मूव करेगा, जबकि ये इसकी प्रोजेक्शन n है, ये इसको देखिएगा, ये प्रोजेक्शन n जो है ये इस रेफरेंस डायमीटर के ऊपर ऐसे मूव करेगी। तो ये मैंने मेंशन किया है कि पॉइंट P मूव्स यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल, n इज प्रोजेक्ट, n परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन डायमीटर DE। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज साइनोसाइडल साइन वेव। तो याद रखिएगा कि आपके पास जो वेव फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये क्या होती है, साइन वेव। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है जी कि एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमारी बुक में दो एग्जांपल दी हुई हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम, ये आप देख सकते हो, एक सिंपल पेंडुलम। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K का, साथ मास लगा हुआ है M। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसको हम किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले गए और वहां से जब हमने इसको रिलीज किया तो आप देख सकते हो कि ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये वापस आ रहा है किसी अदर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो हमने कहा जी ये जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सिमिलरली ये आप देख सकते हैं एक सिंपल पेंडुलम है, ये मेन पोजीशन पे है। हमने जब इसको डिस्प्लेस किया एक्सट्रीम की तरफ लेके गए, तो वहां से जब हमने इसको रिलीज किया तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये किधर आ रहा है, वापस ये मीन की तरफ आ रहा है। और जब ये मीन पे आएगा तो ये रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ये आगे मूव करेगा। तो इस तरह ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन अटेन कर। साइड पे आप देख सकते हो ये मैंने इसकी वेव फॉर्म ड्रा की है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो कि क्या है, साइनोसाइडल वेव है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी वो है पैरामीटर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब पैरामीटर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहला आ गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं जी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे किसी भी पॉइंट पर आप डिस्प्लेसमेंट लोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ये उसका मैथमेटिकल फार्मूला है और यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि साइन थीटा हमेशा तब आता है जब बॉडी मोशन शुरू करे मीन पोजीशन से। जनरली अगर मेंशन ना हो तो आपने यही इक्वेशन लेनी, लेकिन अगर मेंशन हो कि बॉडी ने मीन की बजाय एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन शुरू की है तो आप फार्मूला यूज करेंगे x = x0 cos of थीटा। ठीक हो गया, ये मेंशन होगा, जबकि ये मेंशन ना भी हो तो ये जनरल फार्मूला है, आपने याद रखना है कि मीन के लिए यही हम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट से रेलेवेंट मैंने पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, यही पॉइंट्स एमसीक्यूज में आते हैं
और इन्हीं को ही आपने क्रैम करना है। वो पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट इन वन वाइब्रेशन। तो डिस्प्लेसमेंट इन वन वाइब्रेशन जो है वो जीरो होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी जहां से मोशन उसने शुरू की थी, आफ्टर वन रोटेशन, आफ्टर वन जो है ऑसिलेशन, वो दोबारा वहीं पे आ जाता है, इसीलिए हमने कहा जो डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्टेंस ट्रेवल इन वन वाइब्रेशन, अगर एम्पलीट्यूड x नॉट हो और t टाइम पीरियड हो, तो आपको पता है कि एक वाइब्रेशन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो होगा 4x नॉट या 4a। अब आप जो x नॉट है ये एम्पलीट्यूड है, इसको हम x नॉट से भी लिखते हैं, इसको हम a से भी लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिस्टेंस ट्रेवल इन n नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नई चीज है, इसको देखिएगा। इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू n4x नॉट, जबकि जो n है ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होती हैं, और n होता है गिवन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। मिसाल के तौर पे वो आपसे कहता है जी कि एक ऑब्जेक्ट है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड्स बिलफर्ज। वो कहता है जी कि आप जो है 6 सेकंड के बाद ये बताएं कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आपने सिंपल पहले उसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल लेने हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकाल लेनी है, उसको आपने 4x नॉट से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड दिया होगा, ठीक है, तो इस तरह से आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है जी? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये प्लस माइनस x नॉट प्लस माइनस a, ये दोनों एक्सट्रीम जो है पोजीशन शो हो रही है, प्लस वाली एक एक्सट्रीम, माइनस वाली अदर एक्सट्रीम। इसको हम जो है x नॉट और a से डिनोट करते हैं, यूनिट इसका मीटर होता है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ही ज्यादा एमसीक्यूज, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इसको हम कैपिटल टी से जाहिर करते हैं, इसका जो यूनिट है वो क्या है? सेकंड। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। एक आपके पास मीन पोजीशन से आपने एक्सट्रीम पे जाना है तो टाइम लगेगा t/4, टोटल टाइम को आप 4 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। इसके बाद अगली बात, टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन, मतलब अगर आप एक्सट्रीम से चलते हैं और मीन पे आना है तब आपको जो है t/4 टाइम ही लगेगा, ठीक है। मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम t/4 है, एक्सट्रीम से मीन आने का टाइम t/4। टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाना है या नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाना है तो टाइम लगेगा t/2, ठीक हो गया। अगला इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यू, ये जो एमसीक्यू है ये बहुत दफा आया भी है, आपको डिफरेंट एंटिटेस्ट की किताबों में नजर भी आएगा, इसको आपने क्रैम करना है, याद रखना है। वो ये है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर x इज इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x नॉट बाय 2। इसकी वर्डिंग कैसे आती है? इसकी वर्डिंग ये आती है कि अगर एक बॉडी मीन पोजीशन से अपनी मोशन शुरू करे, ये देखें x इक्वल टू 0 का मतलब है मीन पोजीशन। अगर एक बॉडी मीन पोजीशन से अपनी मोशन शुरू करे और वो अपने एम्पलीट्यूड के हाफ तक पहुंचे तो बताएं उसे कितना टाइम लगेगा? तो टाइम लगेगा जी टोटल टाइम का t/12। ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर वो एम्पलीट्यूड के हाफ में आएगा तो t/12। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं और वो कहते हैं जी देखें जी मीन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम t/4 है तो ये उसका हाफ हो जाएगा t/8। ये गलत है, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर मोशन नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसीलिए यहाँ पर जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो होगा t/12। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक एमसीक्यू समझाया है कि अगर एक बॉडी मीन पोजीशन से चले और वो अपने एम्पलीट्यूड के हाफ में पहुंचे तो उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? तो उसका आंसर था t इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। वो जो कैपिटल T है वो आपके पास टाइम पीरियड है, जो स्मॉल t है ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, ठीक है। अब इसी तरह मैं आपके साथ 2-3 और एमसीक्यू डिस्कस करूंगा इसके हवाले से। अगला एमसीक्यू है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर x इक्वल टू x नॉट टू x इक्वल टू x नॉट। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? वो कहता है जी अगर एक बॉडी अपने एम्पलीट्यूड के हाफ में खड़ा हुआ है, वहां से मोशन शुरू करनी है, उसने कहां तक जाना है? उसने जी x नॉट तक जाना है, मतलब एम्पलीट्यूड के हाफ से उसने एम्पलीट्यूड को अचीव करना है। तो यहाँ बताएं जी कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? तो यहाँ जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो होगा t/6। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखें, आप मीन से कहां तक गए? एम्पलीट्यूड के हाफ में, वहां तक आपको कितना टाइम लगा? वहां तक आपको जो टाइम लगा वो था जी t/12। जो आपके पास मीन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम है वो कितना है? t/4। तो सिंपल आप अगर t/4 में से t/12 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा t/6। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है कि अगर आप एम्पलीट्यूड के हाफ से एम्पलीट्यूड तक जाते हो
तो आपको टाइम लगेगा t/6। ठीक है, इसी सवाल को हम एक और नजर से देखते हैं। वो नजर ये है कि बिलफर्ज मैं आपसे कहता हूं कि एक बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट से मोशन शुरू करती है और उसने अपने एम्पलीट्यूड के मिड में जाना है, मतलब अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है x0 और जाना कहां है, वो जाना है जी x = x0/2। पहले मोशन थी मीन से, लेकिन अब मोशन कहां से शुरू करवा रहा हूं मैं, एक्सट्रीम से। तो अब देखें जी सेम उसको वही टाइम लगेगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, t/6। ठीक है, तो अगर एक बॉडी एक्सट्रीम से मोशन शुरू करे और वो अपने एम्पलीट्यूड के उसने कहां जाना हो, हाफ में जाना हो, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, उसको जो है वो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो होगा t/6। इसी तरह इस सारी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक ग्राफ जो है वो बनाया है, एक वेव बनाई है, आपने उसको रिमेंबर करना है। ये अगर आप ग्राफ जो है रिमेंबर कर लोगे तो आपके 3 से 4 MCQ सॉल्व हो जाएंगे। वो क्या है, ये देखो जी, ये मैंने एक ग्राफ बनाया, इसमें मैंने टाइम पीरियड के साथ जो है वो डिस्कशन की हुई है। ये मीन पोजीशन है, मीन पे देखें जी आपके पास टाइम जो है वो कितना है, 0। जब बॉडी अपने पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की तरफ बढ़ेगा तो यहां पर उसको जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है t/4। इसी तरह अगर वो अपने एम्पलीट्यूड के हाफ में आता है तो टाइम रिक्वायर्ड है t/12। अब x0/2 से x0 तक जाना है तो टाइम कितना रिक्वायर्ड हो गया, t/6। ठीक है, ये आपने इस तरह से याद रखना है कि x0/2 पे t/12, x0 पे t/4 और इनके इन बिटवीन जो टाइम है वो होगा t/6। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जब बॉडी दोबारा जो है मीन पे आती है तो ये t/2 टाइम है। इस तरह जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाती है तो 3t/4 और ये टाइम t। तो इस तरह आप इस वेव फॉर्म से ये MCQs याद रख सकते हो। अगली बात क्या है जी, वो है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। ये आप रिलेशन देख सकते हो टाइम का, इसका यूनिट है वो हर्ट्ज होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ये सर्कुलर मोशन का कैरेक्टर है, जो कि सर्कुलर मोशन का अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ लिंक है। यही वजह है कि हम कहते हैं जी अगर आपके पास टाइम पीरियड होगा तो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आ जाएगी 2π/t। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हो तो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा = 2πf। तो ये दो फार्मूले बहुत अहम हैं। ये दोनों फार्मूले जो हैं ये डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स के अंदर इंडल्ज होके आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब फेज जो है ये क्या होता है, फेज सिंपल θ = ओमेगा t। ये क्या बताता है, स्टेट ऑफ मोशन। फेज के अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, वो ये है कि अगर बॉडी मीन पोजीशन से चलेगा तो इनिशियल फेज या 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, ये बुक की लाइन है। इसी तरह अगर आपके पास बॉडी जो है वो एक्सट्रीम से चलता है तो एक्सट्रीम पे चलने के लिए इनिशियल फेज या तो होगा 90 डिग्री या होगा 270 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ से फेज से रेलेवेंट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जी इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर फार्मूले कितने हैं, किस तरह से हमें सवाल आ सकता है और किस तरह से जो है हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ चीज़ों का। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो यू कैन सॉल्व अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसीलिए बहुत तवज्जो और गौर के साथ इन फार्मूलों को समझे। इन फार्मूलों में कौन सी तब्दीली आ सकती है, कौन सी वैल्यू दी जा सकती है और किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ये चीज़ अगर आप सीख गए तो आपके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन से रेलेवेंट सवाल हल करना बहुत ही आसान है। अब ये देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वही केस कि अगर बॉडी मोशन शुरू करे मीन पोजीशन से तो x = x0 sin of θ। अब यहाँ पर आप थीटा के केसेस ले लें। ये भी मैंने आपको वेव फॉर्म में समझाया, वो टाइम के हिसाब से थे, अब थीटा के हिसाब से कि अगर भाईजान थीटा है 0 डिग्री तो x = 0 है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब बॉडी कहाँ पे है, बॉडी मीन पे है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो sin 91 होता है, तो x = x0। इसका मतलब है कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी तो उसका एंगल होगा 90 डिग्री और उस टाइम वो अपने एम्पलीट्यूड को अटेन करेगी। इसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि अगर आपके पास एंगल हो 180 डिग्री तो 180 डिग्री एंगल होगा तो डिस्प्लेसमेंट वंस अगेन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ये है कि बॉडी दोबारा कहाँ आ गया, मीन पोजीशन पे। अगली बात कि अगर एंगल हो 270 डिग्री तो अब बॉडी कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पे। एंगल 360 हो तो आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगी। बॉडी फिर कहाँ आ जाएगा, बॉडी आ जाएगा जी मीन पोजीशन पे। अब हमें पता है कि थीटा = ओमेगा t होता है, तो जहां पे आपके पास थीटा आ रहा है वहां पे आप ओमेगा t लगा दें। अब x = x0 sin of ओमेगा t। अब हमने कहा जी ये जो ओमेगा है इसके दो फार्मूले हैं, ओमेगा 2π/t भी है, ओमेगा 2πf भी है। तो आप
x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ 2 पाई टी इंटू टी, यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड, ये जो कैपिटल टी है ये टाइम पीरियड। इसी तरह x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। अब देखें आपको सवाल किस तरह से आ सकते हैं। आपको सवाल आ सकता है जी विद रिस्पेक्ट टू एंगल, आपको सवाल आ सकता है जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, आपको सवाल आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, आपको सवाल आ सकता है जी आपको ओमेगा की वैल्यू दी होगी। समटाइम्स क्या होता है कि आपको इक्वेशन कंपेयर करनी पड़ जाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो आपने कंपैरिजन करके ओमेगा की वैल्यू, एक्स नॉट की वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी होती है। आप इस चीज को समझने के लिए चैप्टर नंबर 7 का जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसको आपने लाजमी सॉल्व करना है। आपको पता चलेगा कि किस तरह स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं। अब ये देखें, अब अगर बॉडी शुरू करे अपनी मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से, तो फिर बता चुका हूँ x इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा, वही थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो आप पुट कर दें वैल्यू, फिर वही 2 पाई टी, 2 पाई ओवर टी और 2 पाई एफ। तो ये आपके पास क्या आ गए, फार्मूले आ गए। ये आएगा एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, वो आएगा मीन के लिए। तो ये इसके अंदर जो है वो डाइवर्सिटी है कि किस तरह से सवाल आपको आ सकते हैं। उसके बाद है जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सबसे अहम है, इसके फार्मूले ज्यादा हैं और ये है काम की चीज, यहां से आपको सवाल आ सकता है। पहला फार्मूला ये है जी v इंस्टेंटेनियस एक्स नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा, ये पहला फार्मूला। अब हमें पता जी थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है, पुट कर दें वैल्यू, तो एक्स नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी आ गया। अब अगर आप यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू पुट कर दें जो आपकी बुक में डेरिवेशन में मेंशन है, तो ये आपके पास फार्मूला ये बन जाएगा। इस फार्मूले में ये आ गया जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्स नॉट आ गया जी एम्पलीट्यूड, एक्स आ गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब आपको अगर ये तीनों दी हों तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो आपको टाइम पीरियड दे देता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट दे देता है, आपको एम्पलीट्यूड देता है और फिर कहता है जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। तो फिर देखें जी ओमेगा के साथ वो चेंज करेगा, ओमेगा 2 पाई ओवर टी, ओमेगा 2 पाई एफ। तो सिंपल इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दें तो आपके पास फार्मूले बन जाएंगे, इन फार्मूलों से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास x इक्वल टू 0 होगा, अगर बॉडी मीन पोजीशन पे होगा तो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, अगर आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी होगी तो आपके पास वेलोसिटी 0 आ जाएगी। तो याद रखनी है बात कि अगर बॉडी मीन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, अगर बॉडी एक्सट्रीम पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए बॉडी जो है वो कहाँ होना चाहिए, मीन पे। इस फार्मूले में वैल्यू पुट की है तो ये हमारे पास जो है मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। वंस अगेन जी यहाँ पर ओमेगा जो है वो 2 पाई ओवर टी, 2 पाई एफ आ सकती है, तो ये आपके पास वेरिएशन आ गई। अब इन टर्म्स ऑफ थीटा की बात करूँ मैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने आपको सामने पहला फार्मूला लिखा था v इंस्टेंटेनियस का एक्स नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा। अब इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब अगर बॉडी मीन पोजीशन पे हो तो आप पुट करें वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया v नॉट एक्स नॉट ओमेगा, मतलब वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी, मीन पोजीशन पे। कब होगी, जब एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह अगर एंगल आ जाए 90 डिग्री, मतलब बॉडी एक्सट्रीम पे चला गया, तो फिर आप पुट करें तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल मैंने समझाया। अगली बात ये है कि भाई वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी करने हैं, बात एक ही है। तो अगर एम्पलीट्यूड डबल होगा तो आपके पास वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये देखें, इस फार्मूले में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दी जाएगी, आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट दी जाएगी, आपको एम्पलीट्यूड दिया जाएगा, या कोई सी भी 3 वैल्यूज दी जा सकती हैं, क्या पता यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी हो, ठीक है। 3 वैल्यूज दी होंगी और चौथी वैल्यू आपने निकालनी होगी, तो आपने इस फार्मूले को यूज करना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो होता है 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के जो आपके पास जनरल इक्वेशन है उसके अंदर साइन थीटा आता है और वेलोसिटी का जो जनरल है उसके अंदर कॉस थीटा आता है। तो हमें पता है कि अगर आप साइन के अंदर 90 डिग्री ऐड करें तो वो कॉस बनता है। यही वजह है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। अगली बात ये है कि वेलोसिटी और आपके पास डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो ग्राफ बनता है वो इलिप्स है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लास्ट हमारे पास है वो है जी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन
और ये है जनाब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने आपको बताया वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट होती है, तो यही वजह हम बोलते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस। अब जो मैंने विदाउट माइनस लिखी है वो मैंने मैग्नीट्यूड में लिखी है। यहाँ पर ओमेगा के अंदर वेरिएशन क्या है, टाइम पीरियड दिया जा सकता है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी दी जा सकती है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। और इसी तरह अगर आपके पास बॉडी मीन पे होगी तो एक्सेलरेशन 0 आएगी, और अगर बॉडी एक्सट्रीम पे होगी तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, मैक्सिमम। अब यहाँ से मैं कंक्लूड करता हूँ कुछ चीज़ों को। पहली बात यह है कि जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ एक्सेलरेशन 0 होगी, जहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी वहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो वेरी करती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती। वेलोसिटी भी क्या करती है, वेलोसिटी भी वेरी करती है, वो भी कांस्टेंट नहीं रहती। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है कि वो भी अगर आप बॉडी को जो है मूव करवाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वो चेंज होगी। तो ये था जी हमारे पास आज का पहला लेक्चर ऑसिलेशन के हवाले से। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन फार्मूलों को समझोगे, इनको लिखोगे, इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। इंशाल्लाह मैं आपको इससे रेलेवेंट जो MCQs हैं वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।